गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। हम लोग नियमित कक्षा में मोहन राकेश जी के द्वारा रचित नाटक आषाढ़ के एक दिन का अध्ययन कर रहे थे और आषाढ़ के एक दिन इस नाटक के द्वितीय अंक का अध्ययन हम लोग पेज संख्या 66 तक कर चुके हैं। आज हम लोग उस नाटक का अध्ययन उसके आगे करेंगे। हम लोग द्वितीय अंक के प्रारंभ में देखते हैं कि प्रारंभ में मल्लिका का घर है, वही प्रकोष्ठ है, निक्षेप आता है, निक्षेप और मल्लिका का वार्तालाप है। वार्तालाप के बाद निक्षेप के माध्यम से उसे पता चलता है कि कालिदास आए हुए हैं। फिर निक्षेप के जाने के बाद रंगिनी संगिनी का आगमन होता है, जो इस क्षेत्र विशेष को देखने के निमित्त से यहाँ आई हुई है और उन्हें लगता है कि यहाँ कुछ न कुछ विशेष बातें अवश्य हैं। जब उन्हें लगता है कि सब चीज़ें सामान्य हैं तो वे वहाँ से चली जाती हैं। उसके बाद अनुस्वार और अनुनासिक का आगमन होता है, जो यह बताते हैं कि देवी प्रियंग मंजरी यहाँ आने वाली है। और अनुस्वार और अनुनासिक के जाने के बाद प्रियंग मंजरी का आगमन होता है, मातुल उसे लेकर आता है। तो आइए आगे का अध्ययन हम लोग करते हैं पेज संख्या 66 के आगे का। देखिए, यहाँ मैं आपको हर पंक्ति यहाँ पढ़ रहा हूँ, उसमें आए हुए कठिन शब्दों का अर्थ बताते हुए उसके भाव को स्पष्ट करने का प्रयास करता हूँ। आइए देखा जाए तो यहाँ तक हम लोग अध्ययन कर चुके हैं कि प्रियंग मंजरी का आगमन हो चुका है। अब उसके आगे देखा जाए। प्रियंग चाहती है कि आर्यमातुल वहां से चले जाए, जो कुछ भी बातें हो वह मल्लिका और प्रियंग मंजरी के बीच। तो आइए देखा जाए। प्रियंग, आर्यमातुल आप अब जाकर विश्राम करें, अनुचर मेरे लौटने तक बाहर प्रतीक्षा करें। वह कहती है। देखिए, आर्य शब्द का प्रयोग सम्मान देने के लिए किया गया है, क्योंकि जिस समाज का यहाँ वर्णन है, ईसा पूर्व प्रथम शताब्दी के समाज का वर्णन है, उस समय पुरुष वर्ग को सम्मान देने के लिए आर्य, देव इत्यादि सम्मानसूचक शब्दों का प्रयोग किया जाता है। वही चीज यहाँ भी है। तो आर्य शब्द यहाँ सम्मान सूचक शब्द है। आर्यमातुल अब आप जाकर विश्राम करें, अनुचर मेरे लौटने तक बाहर प्रतीक्षा करेंगे। वो कहती है कि अब आप यहाँ से चले जाइए और विश्राम करिए और मुझे कोई तकलीफ नहीं होगी। जो मेरे सेवक है, अनुचर है, वे बाहर मतलब घर के बाहर मेरा इंतजार करेंगे। मातुल, परंतु आपके लिए आसन, मातुल कहता परंतु आपके बैठने के लिए आसन, स्थान इत्यादि, बैठने की कोई वस्तु इत्यादि। आसन मतलब बैठने का स्थान। डांट लगा हुआ है तो क्वेश्चन मार्क है, इसका मतलब कुछ और वह कहना चाहता था। उसके पहले ही प्रियंग बोलती है, प्रियंग उसकी चिंता न करें, मुझे असुविधा नहीं होगी। कहती है कि आप उसकी चिंता तनिक भी मत करिए, मुझे किसी प्रकार की कोई असुविधा नहीं होगी। मातुल, असुविधा तो होगी, आप असुविधा को असुविधा न माने, यह दूसरी बात है। और वास्तव में कुलीनता कहते इसी को है। बड़े कुल की विशेषता ही यह होती है। यह होती है कि मतलब कुछ और कहना चाह रहा है। उसके पहले ही प्रियंग मंजरी का संवाद शुरू होता है। तो मातुल कहता है कि असुविधा अवश्य होगी, लेकिन जो कुछ कुल के लोग हैं वे दिखावा नहीं करते हैं और यही इसी को कुलीनता कहते हैं। वो कहता है कि इसी को कुलीनता कहते हैं कि जो उच्च कुल के व्यक्ति हैं वे दिखावा नहीं करते हैं। जैसे कोई व्यक्ति अचानक अमीर हो जाए तो अपने अमीरी का दिखावा करता है, लेकिन जो पुश्तैनी अमीर है वो अमीर होने का दिखावा नहीं करता है। वही मैं बता रहा। कुलीनता इस शब्द का अर्थ देखा जाए, कुलीनता अभिजात्यता या अभिजात्य या उच्च कुल।
प्रियम आप विश्राम करें, मैंने पहले ही आपको बहुत थकाया है। प्रियम कहती है कि आप विश्राम करिए, मैंने पहले ही आपको बहुत थकाया है। मातुल मुझे थकाया है आपने? मातुल यह मानने के लिए तैयार ही नहीं है कि प्रियम मंजरी से थकाई है। फिर चाटकारिता की हंसी हंसता है। चाटकारिता की हंसी हंसता मतलब बनावटी हंसी हंसता है। आपके कारण मैं थकूंगा, मतलब मैं आपके कारण मैं थकूंगा, यह संभव नहीं है, मैं थक नहीं सकता हूं, यह वह कहना चाह रहा है। मुझे आप दिन भर पर्वत शिखर से खाई में और खाई से पर्वत शिखर पर जाने को कहते रहे तो भी मैं नहीं थकूंगा। कहता है कि आप मुझे पर्वत शिखर से घाटी में खाई में जाने के लिए गए, फिर खाई से पर्वत शिखर पर चढ़ने के लिए कहे, यही क्रम अगर मैं दिन भर करता रहूंगा तो भी मैं नहीं थकूंगा। मातुल का शरीर लोहे का बना है, लोहे का। कहता है कि मेरा शरीर लोहे का बना है। अपनी प्रशंसा कर रहा है, आत्मश्लाघा नहीं करता। आत्मश्लाघा शब्द का अर्थ है आत्म प्रशंसा। आत्म प्रशंसा या अपनी प्रशंसा। आत्मश्लाघा नहीं करता, परंतु हमारे वंश में केवल प्रतिभा ही नहीं, शारीरिक शक्ति भी बहुत है। मैं पशुओं के पीछे दिन में 10-10 योजन घुमा हूं। योजन यह दूरी का एक मात्रक है। जैसे आप दूरी सामान्यतः किलोमीटर में मापी जाती है, उस समय योजन में मापी जाती है। एक योजन में 3 कोस होता है और एक कोस में 3 किलोमीटर होता है। तो बता रहा है कि मेरे वंश में केवल प्रतिभा ही नहीं है, प्रतिभा ही नहीं है तात्पर्य कालिदास जैसे विद्वान मेरे वंश में पैदा हुए हैं। तो मत समझिएगा कि केवल हमारे वंश में प्रतिभा ही है, बल्कि हमारे वंश के लोगों में शारीरिक शक्ति भी अधिक है। फिर अपने बारे में बताता है कि मैं पशुओं के पीछे 10-10 योजन दिन में घूमता रहता हूँ, घुमा। आगे कहता है, मैं कहता हूँ संसार में सबसे कठिन काम कोई है तो पशुपालन का है। एक भी पशुमार्ग से भटक जाए तो वो बताता है कि संसार का सबसे कठिन कार्य पशुपालन का है। एक भी पशु मार्ग से भटक जाए तो, अर्थात एक पशु अगर मार्ग से भटक जाए तो उसको खोजने में पूरा दिन व्यतीत हो जाता है। प्रियम इसी शब्द को लेकर व्यंग करती है, देखिए आज भी आपके पशु भटक रहे होंगे, जाकर एक बार उन्हें देख लीजिए। कहती है कि आप जाइए, देखिए, हो सकता है आपका कोई पशु भटक गया। मातुल अब मैं पशु को देखता हूं, अब मैं पशु को देखता हूं, अर्थात अब मैं पशु को नहीं देखता हूं। गुप्त वंश के साथ संबंध और पशुओं की देख रेख। उसके कहने का तात्पर्य है कि अब हमारा संबंध गुप्त वंश से स्थापित हो चुका है, क्योंकि गुप्त वंश की राजपूता प्रियंग मंजरी उसके भांजे की पत्नी है, अर्थात उसका संबंध गुप्त वंश से स्थापित हो चुका है। और गुप्त वंश से स्थापित हो जाने के कारण अब वह पशुओं की देखरेख नहीं करता है। मैंने तो अपने सब पशु वर्षों पहले ही बेच दिए। वो बता रहा है कि मैंने अपने सारे पशुओं को वर्षों पहले ही बेच दिया, और सच कहूं तो उसमें मुझे ही लाभ रहा। कहता है कि सही कहूं तो उस कार्य में मुझे ही लाभ रहा, क्योंकि इतने के बाद वो कुछ और कहना चाहता है, लेकिन प्रियंग मंजरी की दृष्टि जो है मल्लिका से मिल जाती है। प्रियंग की दृष्टि मल्लिका से मिल जाती है। वह बढ़कर मल्लिका के हाथ अपने हाथों में ले लेती है। इसी वार्तालाप के दौरान प्रियंग मंजरी की निगाह मल्लिका से मिलती है। वह मल्लिका की तरफ बढ़ के उसके हाथों को अपने हाथों में ले लेती है। एक प्रकार से यह सम्मान देने के लिए है। प्रियंग सचमुच वैसी ही हो जैसी मैंने कल्पना की थी। जब उसके हाथ को अपने हाथों में ले लेती है प्रियंग मंजरी, तब कहती है सचमुच वैसी ही हो जैसी मैंने कल्पना की थी, अर्थात जैसा मैंने तुम्हारे बारे में सोचा था ठीक तुम वैसी ही हो। मल्लिका कुछ अव्यवस्थित होकर उसे देखती है। अव्यवस्थित होकर मतलब अस्त व्यस्त होकर उसे
निहारने लगती है, देखने लगती है। अब मातुल का कथन उसके पहले जो है थोड़ा सा ब्रेक हो गया है। मातुल पुनः अपने कथन को कहता है, क्योंकि अच्छा तो मुझे अनुमति दीजिए। उसे लगा कि अब मुझे यहाँ नहीं रहना चाहिए, क्योंकि प्रियंक चाहती है कि जो चीजें, जो बातें यहाँ मल्लिका के साथ उसकी हो, उस समय वह अकेली है। यह आभास मातुल को भी हो गया है। तो मातुल कहता है कि मुझे अनुमति दीजिए, अर्थात मुझे अब जाने के लिए कहिए। अनुमति मतलब आज्ञा। घर में कई कुछ बिखरा पड़ा है, मतलब घर पूरा अव्यवस्थित हो गया है, अस्त व्यस्त हो गया है। कई तरह की व्यवस्था करनी, मतलब कई तरह की व्यवस्था करनी है, तो अनुचर आपकी प्रतीक्षा करेंगे। क्योंकि प्रियंक ने बताया ना कि मुझे किसी तरह की कोई असुविधा नहीं होगी, अनुचर बाहर मेरी प्रतीक्षा करेंगे। तो वही चीज वो दोहरा रहा है। तो अनुचर आपकी प्रतीक्षा करेंगे, फिर भी मेरे लिए कोई आदेश हो तो कहलवा दीजिए। कहता है कि अगर मेरे लिए कोई आदेश हो तो आप कहला दीजिए। मल्लिका देवी के बैठने की कुछ तो व्यवस्था कर दो। उसके बाद वो मल्लिका को संबोधित करते हुए कहता है, देवी शब्द यहाँ सम्मान सूचक शब्द है, इनके बैठने के लिए कुछ व्यवस्था करो। नहीं, ये तो ऐसे ही खड़ी रहेंगी। क्योंकि एक बार बैठने के लिए कहा था, उन्होंने कहा मुझे कोई असुविधा नहीं होगी। वही चीज वह कह रहा है कि नहीं, ये तो ऐसे ही खड़ी रहेंगी। अच्छा, मैं चल रहा हूँ, कोई आदेश हो तो कहला दीजिए। मातुल जाते समय पुनः फिर यही कहता है कि अगर कोई आदेश हो तो कहला दीजिए। प्रियंक, आप चले, यहाँ के लिए चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। प्रियंक कहती है कि आप चलिए, आप जाइए, और यहाँ के लिए चिंता करने की कोई आवश्यकता आपको नहीं है। मातुल अच्छा 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 कहते हुए वह चल देता है, और चलते समय कुछ चीजें वह बोल रहा है। मुझे चिंता करने की क्या आवश्यकता है? चिंता करने के लिए यहाँ मल्लिका है, अंबिका है, फिर भी कोई काम हो तो कहला दीजिए। तीसरी बात फिर वह कहता है कि मुझे चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है, यहाँ चिंता करने के लिए मल्लिका है, अंबिका है, फिर भी कोई आदेश हो मेरे लिए तो कहला दीजिए। चला जाता है। प्रियंक मंजरी क्षण भर मल्लिका को देखती रहती है, फिर उसकी ठोड़ी को हाथ से छू लेती है। इसके बाद मातुल वहां से चला जाता है। प्रियंक मंजरी क्षण भर मल्लिका को देखती रहती है, मतलब उसको निहारती रहती है, और उसकी ठोड़ी को हाथ से छू लेती है। ठोड़ी यही जो ये चीज है, मुंह के ठोड़ी या ठुड्डी बोलते हैं ना, मुंह के नीचे जो भरी हुई हड्डी है उसी को ठोड़ी या ठुड्डी बोलते हैं। तो उसके ठोड़ी को छूती है। तो यह प्रेम प्रकट करने का एक तरीका है, प्रेम के इजहार का एक तरीका है। प्रियंक सचमुच बहुत सुंदर हो। प्रियंक मल्लिका की ठुड्डी को छूते हुए कहती है, सचमुच बहुत सुंदर हो। जानती हो, अपरिचित होते हुए भी तुम मुझे अपरिचित नहीं लग रही। वो कहती है कि जान रही हो, तुम अपरिचित होते हुए भी मुझे अपरिचित नहीं लग रही हो, अपरिचित सी नहीं लग रही। देखिए, कभी कभी होता है किसी व्यक्ति से हम जीवन में फर्स्ट टाइम मिलते हैं, लेकिन उनका व्यक्तित्व ऐसा आकर्षक होता है कि फर्स्ट टाइम मिलने के बाद भी हमें यह एहसास नहीं होता है कि हम इनसे फर्स्ट टाइम मिले हैं, पहली बार मिले। अर्थात वे हमारे लिए अपरिचित है, लेकिन उनका वह आकर्षक व्यक्तित्व हमें इतना प्रभावित कर देता है कि अपरिचित होते हुए भी वह इंसान पहली मुलाकात में ही अपरिचित नहीं लगता। यही बात यहाँ बताई गई है। मल्लिका, आप बैठ जाइए ना। प्रियंक, नहीं, बैठना नहीं चाहती, तुम्हें और तुम्हारे घर को देखना चाहती हूँ। उन्होंने बहुत बार इस घर की चर्चा, इस घर की और तुम्हारी चर्चा की है। उन्होंने शब्द यहाँ कालिदास के लिए आया है। जिन दिनों मेघदूत लिख रहे थे, उन दिनों प्राय यहाँ का स्मरण किया करते थे। स्मरण याद। तो वो बता रही है प्रियंक मंजरी, नहीं, मैं बैठना नहीं चाहती हूँ, मैं तुम्हारे इस घर को देखना चाहती हूँ। क्योंकि कालिदास कई बार इस घर की और मल्लिका की चर्चा प्रियंक मंजरी से कर चुके हैं। इस बात को प्रियंक मंजरी बताती है, और साथ ही साथ यह भी कह रही है कि तुम
तुम्हारी चर्चा, तुम्हारे घर की चर्चा वे उन दिनों अधिक किया करते थे जब वे मेघदूत लिख रहे थे। देखिए, मैंने प्रारंभ में ही आपको बताया था कि यह नाटक मेघदूत से प्रभावित है। कालिदास की रचना मेघदूत से ही प्रभावित है। मेघदूत को केंद्र में रखकर नाटककार ने इस नाटक का सृजन किया है, इसलिए जगह जगह वह मेघदूत का उदाहरण दे रहा है। यहाँ इस बात से भी स्पष्ट है कि इस रचना के केंद्र में कालिदास की रचना मेघदूत रही है। प्रियंक मंजरी कहती है कि तुम्हारे घर की चर्चा, तुम्हारी चर्चा वे अक्सर किया करते थे, लेकिन उन दिनों अधिक किया करते थे जब वे मेघदूत की रचना कर रहे थे। दृष्टि चारों ओर घूमकर फिर मल्लिका के चेहरे पर स्थिर हो जाती है। उसकी दृष्टि, प्रियंक मंजरी चारों तरफ कमरे में देखती है, फिर पुनः उसकी दृष्टि आकर मल्लिका के चेहरे पर रुक जाती है। आगे, आज इस भूमि का आकर्षण ही हमें यहाँ ले आया है, अन्यथा दूसरे मार्ग से जाने में हमें अधिक सुविधा थी। देखिए, उज्जैनी से ये लोग निकले हैं। ये लोग से तात्पर्य कालिदास और प्रियंक मंजरी, इन्हें काश्मीर जाना है क्योंकि काश्मीर के भावी शासक कालिदास है। तो वह बता रही है कि काश्मीर जाने का दो रास्ता था। एक रास्ता था जो काफी सुखकर था, सुविधायुक्त था, लेकिन उस रास्ते को छोड़कर मैं इस रास्ते से काश्मीर जा रही हूँ क्योंकि इस भूमि के प्रति मेरा एक विशेष आकर्षण रहा है, लगाव रहा है, खिंचाव रहा है, जिस वजह से उस रास्ते को छोड़कर मैंने इस रास्ते से जाना उचित समझा, जबकि वह रास्ता काफी सुखकर था, सुविधा युक्त था। हाँ, देखिए आगे देखा जाए। मल्लिका, मैं समझ नहीं पा रही कि किस रूप में आपका आतिथ्य करूं। आप आसन ले लें तो मैं आपके लिए, आतिथ्य का मतलब होता है अतिथि सत्कार। देखिए, जब कोई हमारे यहाँ अतिथि आता है, हम उसकी जो आवभगत करते हैं उसी को आतिथ्य कहते हैं, उसी को आतिथ्य कहा जाता है। तो मल्लिका कहती है, मैं समझ नहीं पा रही हूँ किस तरह आपका आतिथ्य करें, मतलब आपकी आवभगत किस तरह करूं। आप आसन ले लें तो मैं आपके लिए, अर्थात आप आसन ग्रहण कर लें तो मैं आपके लिए जलपान इत्यादि की व्यवस्था करूं। प्रियंक, आतिथ्य की बात मत सोचो, मैं तुम्हारे यहाँ अतिथि के रूप में नहीं आई हूँ। प्रियंक कहती है, आतिथ्य की बात मत सोचो, मैं तुम्हारे यहाँ अतिथि बनकर नहीं आई हूँ। संभव था ये न भी आती। ये शब्द का प्रयोग कालिदास के लिए हुआ है कि संभव था कि वे नहीं आते, लेकिन बताती है परंतु मैं ही विशेष आग्रह के साथ इन्हें लाई। तो कहती है कि संभव था कालिदास इस क्षेत्र से होकर न जाते उज्जैन, काश्मीर, लेकिन मैंने ही इन्हें विशेष आग्रह से यहाँ लाई। मैं स्वयं एक बार इस प्रदेश को देखना चाहती थी। वो कह रही है कि मेरी लालसा थी, मेरी दिली इच्छा थी इस प्रदेश को एक बार देखने की। इसके अतिरिक्त कुछ आगे अभिनय चीजें दी गई हैं। गले से हल्का विदग्धपूर्ण स्वर निकल पड़ा, मतलब चतुरतापूर्ण स्वर। विदग्ध का मतलब होता है तपा हुआ, लेकिन यहाँ चातुर्य निपुण। विदग्धता मतलब चातुर्य निपुण। देखिए, जब कभी कभी व्यक्ति राजनीतिक टाइप का होकर बोलता है, चतुराईपूर्ण बातें करता है, तो वही विदग्ध पूर्ण स्वर है। इसके अतिरिक्त एक और भी कारण वो बता रही है कि इस क्षेत्र से होकर काश्मीर जाने का दो कारण है। एक तो इस क्षेत्र का आकर्षण था, इसके अलावा एक कारण और भी है। बताती है इस तरफ से होकर जाने का दो कारण, एक इस क्षेत्र का आकर्षण, यहाँ की हर चीज से परिचित होना, देखना, दूसरा यही है कि यहाँ के वातावरण को साथ ले जाओ। वो चाहती है कि
कि यहाँ के वातावरण को, एटमॉस्फेयर को अपने साथ ले जाना चाहती। कहा? कश्मीर। मल्लिका, इस प्रदेश का वातावरण, मतलब किसी प्रदेश के वातावरण को साथ लेकर नहीं जा सकते हैं। हाँ, उसके कहने का भाव यहाँ यह है कि एक कृत्रिम वातावरण का निर्माण किया जा सकता है, एक कृत्रिम वातावरण बनाया जा सकता है, वही चीज है। प्रियंक मंजरी मुस्कुराकर उसे देखती है, फिर टहलती हुई झरोखे के पास चली जाती है। वह हंसते हुए उसे देखती है और टहलते हुए खिड़की के पास चली जाती है। प्रियंक, यहाँ से बहुत दूर तक की पर्वत श्रृंखलाएं दिखाई देती है। कितनी निर्व्याज सुंदरता है, मुझे यहाँ आकर तुमसे प्रतिस्पर्धा हो रही है। प्रियंक मंजरी कहती है कि यहाँ इस झरोखे से दूर तक की पर्वत श्रृंखला दिखाई दे रही है। बड़ी ही निर्व्याज सुंदरता है। निर्व्याज मतलब निश्चल, निष्कपट, जिसमें किसी प्रकार का कोई लाग लपेट नहीं है, स्वाभाविक नेचुरल सुंदरता है। मुझे यहाँ आकर तुमसे प्रतिस्पर्धा हो रही है, तुमसे कंपटीशन हो रही है, वो निर्व्याज। निर्व्याज शब्द का अर्थ देखिए, निश्चल। हाँ, किस बात के लिए कंपटीशन हो रही है? कि जो तुम इस प्रकृति क्षेत्र में पली बढ़ी हो और मैं राजसी वैभव में पली बढ़ी। वह चाहती है कि उसका भी पालन पोषण इस प्रकृति, इस प्राकृतिक क्षेत्र में कहीं न कहीं हुआ। इस बात को लेकर मल्लिका, हमारा सौभाग्य। मल्लिका दो एक पग उस ओर बढ़ जाती है, इस ओर बढ़ जाती है, प्रियंक मंजरी की तरफ बढ़ जाती है। हमारा सौभाग्य होगा कि आप कुछ दिन इस प्रदेश में रह जाए। यहाँ आपको असुविधा तो होगी, परंतु वो कहती है कि यह मेरा सौभाग्य होगा कि आप इस ग्राम प्रदेश में कुछ दिनों के लिए रुके। आपको असुविधा तो होगी, परंतु बातें नहीं कर पाई, परंतु यहाँ का प्राकृतिक वातावरण बहुत ही सुंदर है, ये वो कहना चाह रही है। प्रियंक मंजरी फिर विदग्ध भाव से उसे देखती है, उसी कुटिलतापूर्ण निगाह से वह उसे देखती है। प्रियंक, इस सौंदर्य के सामने जीवन की सब सुविधाएं हेय है। कहती है इस प्राकृतिक सौंदर्य के सामने जीवन की सारी सुविधाएं व्यर्थ है। हेय मतलब तुच्छ है, व्यर्थ है। हेय मतलब तुच्छ है, व्यर्थ है। कहती है कि प्राकृतिक क्षेत्र में जो सुंदरता है उसके सामने जीवन की सारी सुविधाएं व्यर्थ है। इसे आंखों में व्याप्त करने के लिए जीवन भर का समय भी पर्याप्त नहीं है। और कहती है व्याप्त मतलब बसाना, तो कहती है इसे आंखों में बसाने के लिए जीवन भर का समय भी कम है, पर्याप्त नहीं है। अर्थात यह प्राकृतिक वातावरण बड़ा ही खूबसूरत है। झरोखे के पास से हट आती है, खिड़की के पास से हटकर वो कमरे के बीच में आ जाती है। परंतु इतना अवकाश कहाँ है? वो कहती है कितना समय कहाँ है? कश्मीर की राजनीति इतनी अस्थिर है। अस्थिर है मतलब भाई स्थिर नहीं है, वहां विद्रोह मचा हुआ है। अस्थिर है कि हमारा एक एक दिन वहां से दूर रहना कई कई समस्याओं को जन्म दे सकता है। वो बता रही है कि वहां से दूर रहना, कश्मीर से एक एक दिन दूर रहना कई कई तरह की समस्याओं को उत्पन्न कर सकता है। एक प्रदेश का शासन बहुत बड़ा उत्तरदायित्व है। किसी प्रदेश का शासन भार संभालना बहुत बड़ा उत्तरदायित्व है, बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। हम पर तो और भी बड़ा उत्तरदायित्व है। कहती है कि उस पर तो और भी बड़ी जिम्मेदारी है, क्योंकि कश्मीर की स्थिति इस समय बहुत संकटपूर्ण है। अर्थात कश्मीर की स्थिति ठीक नहीं है, वहां विप्लव की स्थिति है, उपद्रव की स्थिति मची हुई है। यूं वहां के सौंदर्य की इतनी चर्चा है, परंतु उसे देखने का अवकाश कहाँ रहेगा। वो आगे कहती है कि कश्मीर के सौंदर्य की भी बहुत चर्चा है, लेकिन वहां इतना समय नहीं है कि हम लोग कश्मीर के सौंदर्य को देख सके, निहार सके।
बाहें पीछे टिकाए आसन पर बैठ जाते, अपने बाहों को पीछे ले जाकर आसन पर बैठ जाते हैं। इसलिए तुमसे प्रतिस्पर्धा होती है। सौंदर्य का यह सहज उपभोग हमारे लिए केवल एक सपना है, इसीलिए तुमसे प्रतिस्पर्धा हो रही है। किस सौंदर्य का उपभोग वह कहती है कि उसके लिए केवल एक सपना है, जिस सौंदर्य का तुम उपभोग कर रही हो, ऐसा कहते हुए वह बैठ जाती है। आसन पर अपने सामने बैठने के लिए संकेत करती है। वह मल्लिका को, प्रियंग मंजरी मल्लिका को अपने सामने आसन पर बैठने के लिए संकेत करती है। मल्लिका नीचे बैठने लगती है तो वह उसे रोक देती है। मल्लिका उसके सामने, भाई वह राजकुमारी है, उसके सामने वह आसन पर नहीं बैठना चाहती है, नीचे बैठने लगती है तो वह उसे रोक देती है। यहाँ मेरे पास बैठो, वह कहती है मेरे पास बैठो, मेरे बराबर आसन पर बैठो। मल्लिका, मैं दूसरा आसन ले लेती हूँ। मल्लिका कहती है मैं दूसरा आसन ले लेती हूँ। कोने से मोढ़ा उठाकर आसन के पास रख लेती है और उस पर रखे भोजपत्र गोदी में रखकर बैठ जाती है। कोने पर रखा हुआ जो मोढ़ा था उसे लाकर उस पर वो बैठ जाती है और जो भोजपत्र इत्यादि, प्रारंभ में मैंने बताया था ना, उस मूढ़े पर भोजपत्र इत्यादि रखा हुआ था, उसे वो अपनी गोदी में रख लेती है, रखकर बैठ जाती है। प्रिय, लगता है यहाँ ग्राम प्रदेश में रहकर भी तुम्हें साहित्य से अनुराग है। कहती है कि मुझे लग रहा है कि ग्राम प्रदेश में रहने के बावजूद भी तुम्हें साहित्य से अनुराग है, प्रेम है। अनुराग प्रेम। मल्लिका की आंखें झुक जाती हैं। किसकी रचनाएं हैं ये? वो पूछती है किसकी रचनाएं हैं ये? मल्लिका, कालिदास। प्रेम की भावें कुछ संकुचित हो जाती है। कालिदास नाम सुनने के बाद थोड़ा सा वह उत्तेजित हो जाती है, क्रोधित, थोड़ा सा क्रोधित होने के भाव है, क्योंकि अब उनका नाम बदल चुका है। हाँ, प्रियंग अब वे मातृगुप्त के नाम से जाने जाते हैं। यहाँ भी उनकी रचनाएं मिल जाती है। बता रही है कि अब तो वे मातृगुप्त के नाम से जाने जाते हैं। और फिर आगे कहती है यहाँ उनकी रचनाएं मिल जाती हैं, अर्थात यहाँ के इस ग्राम प्रदेश में उनकी रचनाएं पढ़ने के लिए प्राप्त हो जाती है। मल्लिका, एक प्रतियां मैंने उज्जैनी से आने वाले व्यवसायियों से प्राप्त की है। समझाती है इस ग्राम प्रदेश में नहीं मिलता है, इन प्रतियों को मैंने उज्जैनी से आने वाले व्यापारियों से मंगवाया है। जो व्यापारी उज्जैनी से यहाँ आते हैं उनसे मैंने मंगवाया है। प्रियंक की होठों पर हल्की व्यंगात्मक मुस्कुराहट प्रकट होती है। व्यंगात्मक मतलब व्यंगपूर्ण, व्यंगपूर्ण हंसी व हंसती है, बनावटी हंसी, एक प्रकार से उसको उसके ऊपर व्यंग करते हुए हंसती है। प्रियंक, मैं समझ सकती हूँ, उनसे जान चुकी हूँ कि तुम बचपन से उनकी संगिनी रही हो, उनकी रचनाओं के प्रति तुम्हारा मोह स्वाभाविक है। कहती है कि मैं समझ सकती हूँ, तुम बचपन की उनकी दोस्त हो, संगिनी हो, और उनकी रचनाओं के प्रति तुम्हारा मोह स्वाभाविक है, नेचुरल है, स्वाभाविक है, सहज है। जैसे कुछ सोचती सी छत की ओर देखने लगते हैं। प्रियम कुछ सोचती हुई सी छत की तरफ, ऊपर की तरफ देखने लगते हैं। वे भी जब तक यहाँ के जीवन की चर्चा करते हुए आत्मविस्मृत हो जाते हैं। वे भी से तात्पर्य कालिदास। वो कहती है कि कालिदास भी यहाँ के जीवन की चर्चा करते हुए आत्मविस्मृत हो जाते हैं, मतलब अपने में खो जाते हैं। आत्मविस्मृत मतलब अपने में खो जाते हैं। वो कह रही है कि कालिदास भी यहाँ के जीवन की चर्चा करके आत्मविस्मृत हो जाते थे, इसलिए राजनीतिक कार्यों में कई बार उनका मन उखड़ने लगता था। मतलब राजनीतिक कार्यों में इसलिए कई बार उनका मन नहीं लगता। फिर उनकी आंखें मल्लिका के मुख पर स्थिर हो जाती है। फिर उसकी आंखें मल्लिका के मुख पर स्थिर हो जाती है। इसकी आंखें प्रियंक मंजरी की। ऐसे अवसरों पर उनके मन को संतुलित रखने के लिए बहुत प्रयत्न करना पड़ता है। कहता इन अवसरों पर, इस समय पर उनके मन को संतुलित करने का काफी प्रयास करना पड़ता है। राजनीति साहित्य नहीं है, मतलब राजनीति साहित्य नहीं है, क्योंकि साहित्य में आप कल्पना की उड़ान उड़ते हैं।
लेकिन राजनीति वास्तविकता होती है। एक गलत निर्णय पूरे राजनीतिक जीवन को तहस नहस कर सकता है, वही वो आगे बता रही है। राजनीति साहित्य नहीं है, उसमें एक एक क्षण का महत्व होता है। कभी एक क्षण के लिए भी चूक हो जाए तो बहुत बड़ा अनिष्ट हो सकता है, अहित हो सकता है। राजनीति के जीवन की धुरी में बने रहने के लिए व्यक्ति को बहुत सजग रहना पड़ता है, जागरूक रहना पड़ता है। साहित्य उनके जीवन का पहला चरण था। इसके जीवन का, कालिदास के जीवन का पहला चरण साहित्य था। अब वे दूसरे चरण में पहुंच चुके हैं, अर्थात अब वे कश्मीर के शासक बन गए हैं। मेरा अधिक समय इसी आयास में बीतता है कि उनका बढ़ा हुआ चरण पीछे न हट जाए, अर्थात वे पुनः साहित्यिक जीवन में न लौट जाए। बहुत परिश्रम पड़ता है इसमें। वह कह रही है कि कालिदास के जीवन का प्रथम चरण साहित्य था, द्वितीय चरण ये जो कश्मीर के शासक हुए, जो उनका राजनीतिक जीवन है वह है। और कभी कभी उनका मन इस राजनीतिक जीवन से उभरने लगता है। उनका मन राजनीतिक जीवन में लगे, इसके लिए बहुत प्रयास करना पड़ता है, क्योंकि साहित्य और राजनीति में अंतर है। एक क्षण के लिए भी अगर कोई चूक हो जाए, कोई गलत निर्णय हो जाए, उसका बहुत बड़ा अनिष्ट देश समाज के सामने उपस्थित होता है। इतना कहते हुए वह थोड़ा सा मुस्कुराने का प्रयत्न करती है, फिर आगे कहती है, मुस्कुराने का प्रयत्न करती है, तुम ऐसा नहीं समझती, मतलब तुम इस चीज को नहीं समझ सकती। मल्लिका, मैं राजनीतिक जीवन के संबंध में कुछ भी नहीं जानती। सही बात है, मुझे राजनीतिक जीवन से क्या मतलब है? वो कहती है, मुझे राजनीतिक जीवन से राजनीतिक जीवन का मुझे कोई अनुभव नहीं है प्रियम, क्योंकि तुम ग्राम प्रदेश में रहे। कहती है, इसलिए तुम्हें राजनीतिक जीवन का अनुभव नहीं रहा है, क्योंकि तुम ग्राम प्रदेश में रही। उठ खड़ी होती है, मल्लिका भी उठने लगती है, तो उसके कंधे पर हाथ रखकर उसे बैठा देती, मतलब उसके कंधे पर हाथ रखकर उसे बैठने का इशारा करती है। बैठी रहो। निचले होठ को थोड़ा चबाती हुई टहलने लगती है। मतलब कभी कभी जब जटिल समस्या होती है, जब एक होठ चबाने लगते हैं, नेल काटने लगते हैं ना, तो वही भी इसी तरह अभी निचले होठ को चबाती हुई, ठीक अभिनय से समझ गए होंगे आप, चबाती हुई टहलने लगती है। मैंने तुमसे कहा था कि मैं यहाँ कुछ वातावरण साथ ले जाना चाहती हूँ। बताती है कि मैंने तुमसे कहा था कि मैं यहाँ के कुछ वातावरण को अपने साथ ले जाना चाहती हूँ। यह इसलिए कि उन्हें अभाव का अनुभव न हो, मतलब यहाँ की कमी उन्हें खले न। उससे कई बार बहुत क्षति होती है। वे व्यर्थ में धैर्य खो देते हैं, मतलब बेकार में अपना धैर्य खो देते हैं, जिसमें समय भी जाता है, शक्ति भी जाती है। उनके समय का बहुत मूल्य है। मैं चाहती हूँ उनका समय उस तरह नष्ट न हुआ, अर्थात यहाँ के लोगों को याद करके जो वे व्यतीत हो जाते हैं, तो यहाँ की हर चीज को मैं अपने साथ ले जाना चाहती हूँ, जिससे यहाँ के लोगों को याद करके उनका समय व्यर्थ हो, क्योंकि उनके समय की बहुत कीमत है। मल्लिका के सामने आकर रुक जाती है, इसलिए मैं यहाँ से कई कुछ अपने साथ ले जा रही हूँ। कुछ हिरण शावक जाएंगे, जिनका हम अपने उद्यान में पालन करेंगे। यहाँ की औषधियाँ उद्यान के क्रीड़ा शैल पर तथा आसपास प्रदेश में लगवा दी जाएगी। हम यहाँ के से कुछ घरों का भी वहाँ निर्माण करेंगे। मातुल और उनका परिवार भी साथ जाएगा। यहाँ से कुछ अनाथ बच्चों को वहाँ ले जाकर हम शिक्षा देंगे। मैं समझती हूँ कि इससे अंतर पड़ेगा। वो कहती है कि यहाँ के वातावरण को मैं साथ ले जाऊंगी, कुछ हिरण शावक ले जाऊंगी, जिनका वहाँ के उद्यान में मतलब उन्हें पाला जाएगा। कुछ औषधियों को वहाँ के क्रीड़ा शैल पर लगाया जाएगा, वहाँ के आसपास के प्रशिक्षकों पर लगाया जाएगा। यहाँ से कुछ अनाथ बच्चों को साथ ले जाएगी। मातुल इत्यादि का परिवार भी जा रहा है। यहाँ के जैसे कई घरों का वहाँ निर्माण किया जाएगा। अर्थात कालिदास जो यहाँ की चीजों को सोचकर व्यथित होते हैं, कुछ ऐसा वातावरण बनाया जाएगा जिससे वे व्यथित न हो, उनका एक क्षण भी व्यर्थ न हो। फिर टहलती हुई प्रकोष्ठ के दूसरे भाग में चली जाती है, टहलती हुई दूसरे कमरे में चली जाती है।
देख रही हूं तुम्हारा घर बहुत जर्जर स्थिति में है। जर्जर मतलब कमजोर स्थिति में है। इसका परिसंस्कार आवश्यक है। परिसंस्कार मतलब मरम्मत। संस्कार मरम्मत। वो कहती है तुम्हारा घर भी कमजोर स्थिति में है, इसकी मरम्मत भी आवश्यक है। चाहो तो मैं इस कार्य के लिए आदेश दे जाऊंगी। उज्जैनी के दो कुशल स्थपित हमारे साथ आए। वो कहती है कि उज्जैनी के कुछ कुशल कारीगर हमारे साथ आए। अगर तुम चाहो तो तुम्हारे घर के मरम्मत का आदेश मैं देकर जा सकती हूँ। क्यों? मल्लिका उठकर उसकी ओर आती है। इतना सुनने के बाद मल्लिका उठकर उसकी तरफ आती है। मल्लिका, आप बहुत उदार हैं। निवेदन करती है, आप बहुत उदार हैं। उदार है मतलब महान है, परंतु हमें ऐसे ही घर में रहने का अभ्यास है। वो कहती है कि ऐसे ही घरों में रहने की मुझे आदत है, इसलिए असुविधा नहीं होती। अर्थात आप इसकी मरम्मत मत कराइए, हमें किसी तरह की कोई असुविधा नहीं होती। फिर भी मैं चाहती हूं कि इस घर का परिसंस्कार हो जाए। वो कहती है कि फिर भी मैं चाहती हूं कि इस घर का परिसंस्कार हो जाए, इसकी मरम्मत हो जाए। उनके जीवन के आरंभिक वर्षों का इस घर के साथ भी संबंध रहा है। उनके जीवन का अर्थात कालिदास के जीवन का इस घर के साथ संबंध रहा है। मातुल के घर के स्थान पर मैंने नए भवन के निर्माण का आदेश दिया। वो कहती है कि मातुल के पुराने घर के स्थान पर मैंने नए घर के निर्माण का आदेश दिया है। स्थपितों से कहा है कि वे उज्जैनी से श्लक्ष शिलाएं लाकर कार्य आरंभ कर दें। श्लक्ष का मतलब होता है चिकना। जैसे संगमरमर इत्यादि पत्थर जो चिकने होते हैं ना, वही है। श्लक्ष शिलाएं लाकर कार्य आरंभ कर दें, मतलब उज्जैनी से चिकने पत्थरों को लाकर घर के निर्माण का कार्य शुरू कर दें। खेद है कि कार्य के निरीक्षण के लिए मैं स्वयं यहाँ नहीं रह पाऊंगी, मतलब उसकी देख रेख के लिए मैं यहाँ नहीं रह पाऊंगी। इस चीज का मुझे कष्ट है। कल ही हमें आगे की यात्रा आरंभ कर देनी होगी, मतलब उज्जैनी के लिए कल ही प्रस्थान कर देना होगा। तुम भी हमारे साथ क्यों नहीं चलती? वह कहती है कि तुम भी हमारे साथ क्यों नहीं चल रही हो? मल्लिका विस्मित विमूढ़ सी उसकी ओर देखती रहती है। मल्लिका विमूढ़ सी उसकी ओर देखती रहती है। उसकी ओर प्रियंक मंजरी की ओर। विमूढ़ सी मतलब अत्यंत मोहित होगा, अत्यंत मोहित होगा। मल्लिका मैं प्रियंक के पास आकर उसके कंधे पर हाथ रख देती है। कंधे पर बैठी हुई है, उसके कंधे पर हाथ रख देती है। प्रियंक, हाँ, इसमें बाधा क्या है? यहाँ तुम किसी ऐसे सूत्र से तो बधी नहीं होगी, मतलब यहाँ कोई ऐसा व्यवधान तो नहीं है कि तुम्हारा यहाँ रहना आवश्यक है। सूत्र से बधे होने का तात्पर्य ऐसी कोई जिम्मेदारी तुम्हारे ऊपर नहीं है कि जिस वजह से तुम्हें यहाँ रहना पड़ेगा। तब मल्लिका बताती, मेरी माँ यहाँ है। वो बता रही है कि मेरे ऊपर मेरी माँ की जिम्मेदारी है। प्रियंक, यह कोई बाधा नहीं है, तुम्हारी माँ के भी साथ चलने की व्यवस्था हो सकती है। वो कहती है इसमें कोई बाधा नहीं है, तुम्हारी माँ के भी साथ चलने की व्यवस्था हो सकती है। हमारे स्थपित इस घर का प्रसंस्कार करते रहे, तुम लोग मेरे साथ चलो और हमारे जो राजगीर है, स्थपित मतलब राजगीर, जो घर भवन बनाते हैं, भवन निर्माण करने वाले कारीगर, उनको स्थपित बोलते हैं। वह कह रही है कि तुम माँ बेटी मेरे साथ चलो और हमारे स्थपित तुम्हारे घर का निर्माण करते रहेंगे। तुम वहां मेरे साथ मेरी संगनी के रूप में रहोगे। तुम वहां मेरी सहेली के रूप में, वहां मतलब काश्मीर में मेरी सहेली के रूप में रहोगे। मल्लिका के चेहरे पर आहत अभिमान की रेखाएं प्रकट होती है, परंतु वह अपने को दबाए रखती है। उसके चेहरे पर उसके स्वाभिमान को ठेस पहुंचाने वाली लकीरें खिंच जाती हैं, लेकिन वह अपने भावों को अपने अंदर दबाए रखती है।
मल्लिका, क्षमा चाहती हूँ, मैं अपने को ऐसे गौरव की अधिकारिणी नहीं समझती। गौरव मतलब सम्मान। वो कहती है कि क्षमा करिएगा, मैं अपने आप को इस सम्मान का अधिकारिणी नहीं समझ रही। प्रियंक फिर क्या कहते हैं, परंतु मैं तुम्हें इससे कहीं अधिक की अधिकारिणी समझती हूँ। मेरे आने से पहले राज्य के जो अधिकारी यहाँ आए थे, यह किसकी तरफ इशारा है? अनुस्वार और अनुनासिक की तरफ। वो ठोकर फिर विदग्ध मुस्कान आ जाती है, फिर वही कुटिलतापूर्ण मुस्कान उसके चेहरे पर आ जाती है। मैं उन्हें औपचारिकता के लिए ही नहीं, मैंने उन्हें औपचारिकता के लिए ही नहीं भेजा था। मतलब औपचारिकता बस वे लोग नहीं आए थे, तुमने उन दोनों को देखा है। मतलब तुमने उन दोनों को देखा है। उसका मल्लिका उसका अर्थ समझने का प्रयत्न करती हुई अनिश्चित सी उसकी ओर देखती रहती है। मतलब उसके कहने के भावों को वह समझने का प्रयास करती हुई अनिश्चित सी उसकी तरफ देखने लगती है। अर्थात उसके कहने का भाव यह है कि उन दोनों अधिकारियों में तुम जिससे भी चाहो मैं उससे तुम्हारा विवाह करा दूंगी। वीडियो लंबा हो सकता है, इसलिए अब यही इसको समाप्त करते हैं। बाकी चीजें अगले वीडियो में। ओके, थैंक यू।